दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिल्मी गीतों और मनोरंजक जानकारियों भरा चैनल ड्रामा सीरीज इंडियन। आज बात मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। चलो हो गई तैयार। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने अपना पहला डुएट सॉन्ग गाया था 1947 में फिल्म शादी से पहले के लिए। तब शायद उन्हें भी नहीं पता था कि एक दिन उनकी जोड़ी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे हिट और सबसे महंगी जोड़ी साबित होगी। दोनों ने करीब 4 दशकों तक श्रोताओं के दिलों पर राज किया और साथ साथ करीब 450 गाने गाए। दोनों के गाए कई गीतों ने तो ऐसा तहलका मचाया कि उनके दम पर ही फिल्में सुपरहिट हो गईं। एक मंदिर है। लता मंगेशकर और रफ़ी साहब के गानों की मार्केट वैल्यू इतनी बढ़ गई थी कि दोनों ने एक एक गाने के 5-5 हजार रुपये तक लिए, जो उन दिनों काफ़ी बड़ी रकम थी। लेकिन लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी में कई विषमताएं भी थीं। लता ताई जहां गीतकारों के बनाए गीतों व संगीतकारों के धुनों तक को बदल कर गाने के लिए मशहूर थीं, वहीं रफ़ी साहब लो प्रोफाइल रहकर अनुशासित होकर गाने के लिए जाने जाते थे। वो संगीतकार और गीतकार को अपना गुरु मानते थे। झुके जहाँ पलके तेरी, खुले जहाँ जुल्फे तेरी, रहूं उसी मंजिल में। सन 1961 में मुंबई के प्रसिद्ध फेमस स्टूडियो में फिल्म माया के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी। गाना था तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है। तस्वीर तेरी दिल में। यह गीत वास्तव में एक बंगला गाने की धुन पर आधारित था। संगीतकार सलील चौधरी ने सन 1960 में इस गाने को लता जी की आवाज में सोलो गीत के तौर पर तैयार करवाया था, लेकिन किसी फिल्म में नहीं लिया था। कहते हैं लता मंगेशकर म्यूजिक डायरेक्टरों को साधना अच्छे से जानती थी। संगीतकार सलील पर उनकी खास तौर से चलती थी। मशहूर ब्लॉगर व पत्रकार नासिर अली ने लिखा है कि लता जी शायद इस गीत को पंचम सुर से शुरू करना चाहती थी। यह प्रयोग उन्होंने करीब 2 साल पहले 1959 में आई फिल्म मधुमती के इस बहुचर्चित गाने में किया था। रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब की परेशानी यह थी कि वो यह तय नहीं कर पा रहे थे कि संगीतकार सलील चौधरी का निर्देश माने या लता मंगेशकर का। लता जी के प्रयोग के साथ ही गाने के सुर और ताल सब कुछ बदल जाते थे। कहते हैं गाने के मुखड़े के ही 11 रीटेक्स हो गए तो लता जी बौखला गईं। गाने के इस अंतरे में तो उनकी आवाज बेहद अनियंत्रित हो जा रही है। जरा ध्यान से सुनिए। लता मंगेशकर की परेशानी इस बात से भी थी कि रफ़ी साहब के अंतरे का गायन लता जी के मुकाबले काफी नियंत्रित था। तुमसे नजर जब गई है मिल, जहाँ है कदम तेरे वही मेरा दिल। मामला तब और पेचीदा हो गया जब संगीत निर्देशक सलील चौधरी ने भी लता जी का ही पक्ष लिया। शांत स्वभाव के रफ़ी साहब को दोनों के व्यवहार से भारी दुख पहुंचा। कुल मिलाकर नतीजा ये निकला कि गाने के बोल जितने मीठे और अंतरंग थे, दोनों गायकों के रिश्तों में उतनी ही कड़वाहट और तनाव भर गए। किसी को अंदाजा भी न हुआ कि यह मधुर गाना, जो 2 महान गायकों के दिलों की तह तक गया था, वह रोमांटिक नहीं बल्कि मतभेदों का बीज बोने वाला था। फिर तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में। वरिष्ठ पत्रकार राजू कोर्ती के अनुसार रफ़ी साहब को फाइनल रिकॉर्डिंग में कई रिहर्सल व टेक्स देने की आदत थी और जब तक वे व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट नहीं हो जाते थे तब तक वह इसे पूरा करते रहते थे। लता मंगेशकर को इससे बौखलाहट हो रही थी। खैर, जैसे तैसे रिकॉर्डिंग पूरी हो तो गई, लेकिन चिंगारी भड़क उठी थी। यूं ही नजर मिलती होगी, यूं ही शम्मा जलती होगी तेरी मेरी मंजिल में।
उस चिंगारी को हवा मिली कुछ ही दिनों बाद शुरू हुए रॉयल्टी विवाद से। लता मंगेशकर ने फिल्मों में गाने के लिए मिलने वाले मेहनताने के बाद गाने के रिकॉर्ड से होने वाली आय की रॉयल्टी में से भी हिस्सा मांगने की बात कही। रफी साहब इसके लिए तैयार नहीं हुए। चोटी के सभी गायकों की मीटिंग हुई, लेकिन बात नहीं बनी। सुनिए खुद लता जी की जुबानी। नहीं, देखिए, रफ़ी साहब के साथ ही नहीं, मेरा सबके साथ झगड़ा हुआ है। और रफ़ी साहब के साथ यही हुआ था कि उन्होंने कहा कि रॉयल्टी नहीं लेनी चाहिए सिंगर को। मैंने कहा रॉयल्टी लेनी चाहिए, इसलिए लेनी चाहिए कि कल अगर आपको काम नहीं मिलेगा, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्ड बिकते भी थे बहुत, आप फर्ज कीजिए किसी वजह से काम आपका गया तो आपको रॉयल्टी तो आती रहेगी पुराने गानों की। रफ़ी साहब ने कहा नहीं, वो जो हमने गा दिया, जो प्रोड्यूसर ने दिया, बात खत्म हुई। मैंने कहा ये बात मुझे मंजूर नहीं है। तो रफ़ी साहब को बहुत गुस्सा आ गया। तो रफ़ी साहब ने कहा कि ये महारानी जो कहती है वही सही। मैंने कहा महारानी क्यों, मैं महारानी हुई, आप क्यों कह रहे हैं मैं महारानी हूँ? तो उन्होंने कहा मैं आपके साथ गाऊंगा नहीं। मैंने कहा आप क्यों तकलीफ करते, मैं ही नहीं गाऊंगी आपके साथ। फिर हमने 3 साल नहीं गाया, मतलब मैंने उनके साथ नहीं गाया। लता जी के खेमे का कहना था कि रफ़ी साहब अपने फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस और शोज के दौरान मोटी कमाई कर लेते हैं, इसलिए वो गरीब कलाकारों का साथ नहीं दे रहे। उधर रफ़ी साहब का कहना था कि अगर गायक हिट गानों की रॉयल्टी मांगते हैं तो उन्हें नैतिक तौर पर फ्लॉप फिल्मों व गानों में हुए नुकसान में भी भागीदारी करनी चाहिए। उन दिनों का एक किस्सा बेहद मशहूर है कि जॉय मुखर्जी की फिल्म हमसाया फ्लॉप हो गई तो रफ़ी साहब ने गाने के लिए ली अपनी फीस वापस कर दी, वो भी जबरदस्ती। खैर, इसके बाद भी किसी तरह लता जी और रफ़ी साहब के गाने रिकॉर्ड होते रहे। सन 1963 में बनी फिल्म आई मिलन की बेला में संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी ने उनसे अलग अलग शिफ्टों में मैनेज कर एक डुएट गाना गवाया। बताया जाता है कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब और लता जी का आमना सामना नहीं हुआ, यानी दोनों अपना अपना हिस्सा अलग अलग गाकर चले गए और शंकर जयकिशन ने उन्हें आपस में मिलाकर कंपोज किया। जरा सुनकर महसूस करें। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। यह हिस्सा लता जी ने गाया था और इसका जवाब मोहम्मद रफ़ी ने इस तरह गा कर दिया। मिल गया मुझको ऐ सनम, जिंदगी का बहाना। यह गीत आखिरी था, उसके बाद दोनों 3 सालों तक साथ नहीं गाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम यहाँ जो जानकारियाँ परोसते हैं उनके आलेख, किताबें या इंटरव्यूज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद रहते हैं। झगड़े की असली वजह चाहे जो भी रही हो, आशंका थी कि इससे फिल्म प्रोड्यूसरों और गायकों को नुकसान होगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। महेंद्र कपूर और मन्ना डे जैसे गायकों को रफ़ी साहब के बदले लता जी के साथ गाने का मौका मिलने लगा, तो इधर रफ़ी साहब ने अपनी कई शिष्याओं को खूब बढ़ावा दिया जो लता जी के मुकाबले कहीं कम कीमत पर उपलब्ध थीं। इस दौर में सुमन कल्याणपुर, आशा भोसले, मुबारक बेगम आदि को रफ़ी साहब के साथ गाने का खूब मौका मिला। सुमन कल्याणपुर जी लता जी की कीमत से आधे पर गा रही थीं और प्रोड्यूसर्स की पहली पसंद थीं। आशा भोसले को भी अब और डुएट गाने मिलने लगे। रोका कई बार मैंने दिल की उमंग को। नासिर अली लिखते हैं कि लता जी को यह महसूस करने में कई साल लग गए कि यह झगड़ा उनके लिए अच्छा नहीं है। एक अनुमान के अनुसार उनके पास जहां एक साल में करीब 220 से 230 गाने आते थे, वो घटकर करीब 140 रह गए। शंकर जयकिशन के संबंध दोनों ही गायक कलाकारों से अच्छे थे। किस्सा मशहूर है कि इस जोड़ी में से जयकिशन साहब ने दोनों के बीच एक पैचअप करवाया। कुछ दिनों बाद लता जी इन संगीतकारों के कार्यालय में फूलों का गुलदस्ता लेकर आईं और सुल्तान अहमद की फिल्म पलकों की छांव में के लिए पहला रिकॉर्डिंग सेशन आयोजित हुआ। नाजुक हाथों के झटकों से नहीं डरते, नाजुक नहीं ये झटके। हालांकि इस रिकॉर्डिंग से दोनों के बीच संबंध तो मधुर हुए, लेकिन यह फिल्म कभी फ्लोर पर नहीं आ सकी। आधिकारिक तौर पर देखा जाए तो पैचअप के बाद
1967 में आई जेवेल थीफ वह पहली फिल्म बनी जिसमें दोनों कलाकारों ने दोबारा साथ गाया। दिल पुकारे आरे आरे आरे। संगीतकार थे एस.डी. बर्मन। इस फिल्म में वैसे तो 1 दर्जन से भी ज्यादा गाने थे, जिनमें लता जी के किशोर कुमार साहब के साथ 2 और भूपेंद्र जी के साथ 1 डुएट गाने की भी रिकॉर्डिंग हुई थी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इसी जोड़ी की रही जिसने ये गाना गाया था। हालांकि दोनों महान हस्तियों में पैचअप तो हो गया था, लेकिन दोनों के बीच एक हिचकिचाहट बरकरार थी। संयोग से उन्हीं दिनों एस.डी. बर्मन साहब ने एक यादगार शो का आयोजन किया था जिसका नाम था एस.डी. बर्मन नाइट। मुंबई के षणमुखानंद हॉल में हुए इस आयोजन में इंडस्ट्री के लगभग सभी दिग्गज मौजूद थे। रफ़ी साहब और लता जी भी आए, लेकिन दोनों सोलो गाने गा रहे थे। इस बीच अचानक नरगिस दत्त उठी और दोनों को एक साथ मंच पर पकड़ कर ले आईं। उनके अनुरोध पर दोनों ने साथ मिलकर गाया और दूरियां नजदीकियां बन गईं। दिल पुकारे आरे आरे आरे। हालांकि लता जी ने इस वाकये के दशकों बाद यह कहकर सनसनी फैला दी थी कि रफ़ी साहब ने सुलह के लिए उन्हें एक लिखित माफीनामा दिया था, लेकिन रफ़ी साहब के परिवार ने जब इसका सबूत मांगा तो लता जी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपके पास ऐसी ही कोई और मनोरंजक जानकारी हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो अब अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।